सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 14 अमर शहीद सागरमल गोपा एकांकी का अध्ययन करेंगे। पूर्व में इस एकांकी के 2 अंशों का हम अध्ययन कर चुके हैं और उस भाग में हमने देखा और समझा था कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक कष्टों को सह रहे थे और जो अंग्रेज शासक थे और जैसलमेर के जो तत्कालीन शासक थे उन लोगों ने उन पर कितना अत्याचार किया था, उन्हें मारा पीटा गया और उनके शरीर के अंगों में मिर्च भर दी गई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एकांकी के अगले अंश का हम अध्ययन करेंगे। सागरमल के शरीर के अंगों, मुंह, आँख, नाक और शरीर के निचले अंगों में मिर्च की लोगदी चढ़ा दी गई। फिर उन्हें लाकर जेल की कोठरी में गिरा दिया गया। सागरमल दर्द से तड़प रहे थे, उनके मुंह से चीखें निकल रही थी। उसी क्रम में आगे गुमान सिंह हंसता हुआ अपने जेब से कागज निकालकर कहता है, सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान, इस माफीनामे पर दस्तखत कर दे। सागरमल चीख कर कहते हैं, मेरी मौत के पैगाम पर दस्तखत करा ले गुमान सिंह, पर माफीनामे पर जीते जी दस्तखत नहीं करूंगा। वे कहते हैं मेरी मौत का जो संदेश है उस पर चाहे तुम दस्तखत करा लो, लेकिन जो माफीनामा है उस पर मैं जीते जी दस्तखत नहीं करूंगा, अपने साइन अपने सिग्नेचर नहीं करूंगा। तुम लोगों ने पहले भी नारकी यातनाएं देकर मुझसे गफलत में दस्तखत करा लिए थे। यानी तुम लोगों ने मुझे पहले ही नारकी मतलब जो नरों के द्वारा न किए जाए इतने अधिक भयंकर कष्ट और यातनाएं देकर मुझसे गफलत में असावधानी पूर्वक तुमने दस्तखत करा लिए थे और मुझे नाहक बदनाम किया, मुझे व्यर्थ ही बेउद्देश्य ही मुझे बदनाम किया था। अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ पर किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं करूँगा। मैं अपने हाथ कटवा सकता हूँ लेकिन किसी कागज़ पर मैं अपने सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षर नहीं करूँगा। गुमान सिंह कहता है, तू क्या नहीं करेगा, तेरी छाया करेगी। तूने गुमान सिंह का गुस्सा नहीं देखा? देख, या तो माफीनामे पर दस्तखत कर दे। वह कहते हैं तुम क्या, तुम्हारी छाया करेगी? तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा है, या तो तुम माफीनामे पर दस्तखत कर दो। सागरमल बीच में ही बात काट कर कहते हैं, ताकि माफीनामा दिखाकर तुम मुझे जनता की नज़रों में गिरा सको। सागरमल कहते हैं कि मुझसे माफीनामे पर दस्तखत कराकर क्या तुम मुझे आम लोगों की, जनता की नज़रों में गिराना चाहते हो? दस्तखत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा, और मुझसे दस्तखत कराकर तुम जनता को और आम लोगों को बता सकते हो कि मुझ पर कोई अत्याचार नहीं किया जा रहा। गुमान सिंह, तुम्हारी यह साजिश सफल नहीं होगी। गुमान सिंह, तुम जो ये साजिश रच रहे हो ये कभी सफल नहीं होगी। गुमान सिंह व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहते हैं, गुमान का हर मोहरा ठीक जगह पर बैठता है सागरमल। यानी गुमान की हर चाल ठीक जगह पर बैठती है। अगर तूने इन कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दूंगा। और गुमान सिंह उसे धमकी देते हैं कि यदि तुमने इन कागजों पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़क कर, केरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दूंगा। सागरमल कहते हैं और उस आग में तुम्हारा साम्राज्य जल जाएगा, और तुम मुझे जो जिंदा जलाओगे उससे जो आग लगेगी उस आग से तुम्हारा जो शासन है, तुम्हारा जो साम्राज्य है वह सब जल जाएगा। जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी। इससे वो क्रांति होगी कि तुम्हारे जुल्म के शासन की नींवें तक हिल जाएगी, और मेरे बलिदान से वो क्रांति होगी, वो बदलाव आएगा कि तुम्हारे जो जुल्म का शासन तुमने जैसलमेर पर चला रखा है उसकी नींवें तक हिल जाएगी, वह सारा शासन हिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। गुमान सिंह कहता है, गुमान सिंह ने कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा है सागर। तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा। गुमान सिंह ने कहा कि मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, अर्थात मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। तुमने जगह जगह जो अपने पत्र लिखे थे उन पत्रों में लिखा था कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता, यानी जैसलमेर में उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों को नहीं सह सकता, इससे तो आत्महत्या ही करना अच्छा, और ऐसे अत्याचारों से तो आत्महत्या करना ही अच्छा है। तो ये बात उनके पास लिखी हुई थी। सागरमल ने ये जो बात अपने पत्रों के माध्यम से लिखी थी, तो ये बात जगह जगह पत्रों में प्रकाशित भी हुई, गुमान सिंह के पास भी वह बात लिखी हुई थी। इससे तो आत्महत्या करना अच्छा, ये बात लिखी हुई उनके पास थी। तो वह कहता है, हंसता हुआ खूनी भेड़िए सी नज़र टिकाकर कहता है, समझे कि नहीं कि तुमने तो पहले ही लिख दिया कि मैं आत्महत्या कर सकता हूँ, अब तुम्हारी मृत्यु को हम आत्महत्या का रूप प्रदान कर सकते हैं, समझे कि नहीं? सागरमल कहता है, समझ गया,
तुम मेरी हत्या पर आत्महत्या का कफन ओढ़ाने की कोशिश करोगे, तुम मेरी हत्या करके उसे आत्महत्या का नाम देने का प्रयत्न करोगे। पर भारत की जनता तुम्हारे इस चाल को मात दे देगी, लेकिन भारत की जो जनता है तुम्हारे इस चाल को भी हरा देगी। मात दे देना, हरा देना। गुमान सिंह कहते हैं, नहीं, कभी नहीं, तेरे परदादे ने भी आत्महत्या की थी, यह तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है। गुमान सिंह कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जनता हमें मात दे दे, जनता हमें हरा दे। फिर वो उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारे जो परदादा थे उन्होंने भी आत्महत्या की थी, ये तो तुम्हारा पुश्तैनी रोग है, यानी ये तो तुम्हारा पीढ़ियों से पूर्वजों का रोग है। सागरमल गुस्से से चीख कर कहते हैं, झूठे, नीच, राक्षस, तू तू इतना गिरा हुआ है। गुमान सिंह कहते हैं गुस्से से, मुझे नीच कहता है? सागर कहता है, हाँ हाँ, नीच, 1000 बार नीच। गुमान सिंह गुस्से से कहते हैं, बीरबल, मिट्टी के तेल का कनस्तर ला, मिट्टी के तेल का डिब्बा या टिन लेकर आओ, इसे आज मजा चखा कर ही रहूंगा। बीरबल चुप खड़ा सोच रहा है। गुमान सिंह चीख कर कहता है, मैं कहता हूं ला। बीरबल जाकर चुपचाप कनस्तर लाता है, डिब्बा लेकर आता है। गुमान सिंह कनस्तर लेकर सागर की तरफ बढ़ता हुआ। सागर कहता है, हाँ हाँ कहूंगा। गुमान सिंह गुस्से से कहता है, कहेगा? सागर कहता है, हाँ कहूंगा। गुमान सिंह आग बबूला हो जाते हैं, मतलब अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। गुमान सिंह कहते हैं, तो ले। तेल सागरमल पर छिड़कता है, अब भी सोच ले, वरना माचिस जलाता हूं। सागरमल कहते हैं, जला ले। गुमान कहता है, जला लूं? सागर कहते हैं, हाँ हाँ जला ले। गुमान सिंह माचिस निकाल कर जलाता हुआ, यह जलाई, और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा। माचिस जलाता हुआ कहता है, ये देखो मैं माचिस जला रहा हूं, अब देखते ही देखते तुम राख में बदल जाओगे। बोल, माफीनामे पर दस्तखत करता है कि नहीं? सागर साहस पूर्वक यानी हिम्मत पूर्वक कहता है, नहीं करूंगा, जल जाना मंजूर है पर माफी नहीं मांगूंगा। गुमान सिंह गुस्से से कहता है, नहीं मांगेगा? आखिरी बार पूछ रहा हूं। सागर कहता है, नहीं मांगूंगा राक्षस। गुमान सिंह गुस्से से कहता है, राक्षस, तो ले। माचिस लगा देता है। सागर के कपड़ों में आग लगती है, वह उसे बुझाने का प्रयास करता है। गुमान सिंह और उसके साथी हंसते हैं और धीरे धीरे आग तेज होती है। आग लगा दी जाती है, उसके सभी साथी हंसते हैं और धीरे धीरे सागरमल पर लगाई गई जो आग है उसकी लपटें तेज होती है। इस दृश्य को रंगमंच के पीछे आग का प्रभाव पैदा करके भी दिखाया जा सकता है। सिर्फ आवाजें आती रहे, अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर लाया जा सकता है। यानी इस एकांकी का यदि दृश्य मंचन किया जाता है, रंगमंच पर मंचन किया जाता है, तो यह सीन इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, इस तरह से दिखाया जा सकता है कि आगे आग रखी जाए और पर्दे के पीछे से आवाजें आती रहे और अंत में जले हुए सागर को रंगमंच पर, स्टेज पर ला करके भी दिखाया जा सकता है। गुमान सिंह कहता है, अब भी माफी मांगे तो आग बुझ सकती है, बोल। गुमान सिंह फिर भी कहता है, अब भी यदि तुम माफी मांग लेते हो तो हम आग को बुझा सकते हैं। सागर कहता है, अगर हो सके तो थोड़ा तेल और छिड़क दे गुमान सिंह, ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अरमान पूरे हो जाए। सागर कहता है, यदि हो सकता है तो थोड़ा सा मिट्टी का तेल और मुझ पर छिड़क दो, जिससे तेरे अरमान और मेरे अरमान पूरे हो जाए। तुम्हारे अरमान थे कि मुझे मारना और मेरे अरमान है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान देना, तो वह दोनों ही पूरे हो जाए। गुमान सिंह हंसकर कहता है, इसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो। तेल छिड़कता है, आग तेज होती है, सागर जलने लगता है, आग तीव्र होती है तो वह चीख पड़ता है। सागर कहता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुमान सिंह हंसकर कहता है, अरे इसकी आवाजें दूसरों को सुनाई देगी, इसके साथ साथ बोलो महारावल की जय, ताकि इसकी आवाज दब जाए। गुमान सिंह अपने साथियों को कहता है कि इसकी आवाजें तो बाहर तक जाएंगी, लोगों को सुनाई दे जाएगी, इसकी आवाज को दबाने के लिए हमें बोलना है महारावल की जय, महाराजा की जय, ताकि इसकी आवाज दब जाए। सागर जो ही भारत माता की जय बोलता है, वे तीनों साथ साथ महारावल की जय बोलते हैं। इससे सागर की आवाज दब जाती है और सिर्फ सागरमल की जय सुनाई देती है। सागरमल के मुख से सिर्फ जय की आवाज सुनाई देती है, मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो सागरमल भी महारावल की जय बोल रहा है। सागर भारत माता की जय जलने के कारण तड़पता है और भारत माता की जय, सागर जलने के कारण तड़पता हुआ कहता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और वे तीनों उसके चारों तरफ हंसते हुए चक्कर लगाते हैं तथा महारावल की जय के नारे लगाते हैं। सागर थोड़ी देर तड़प कर भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है। गुमान सिंह और उसके साथियों के अट्टहास के साथ पर्दा गिरता है। गुमान सिंह और उसके जो साथी थे वे ठहाके लगाकर हंसते हैं
और इसी हंसने की घटना के साथ और सागरमल के उस दृश्य के साथ ही जो एकांकी का अंश समाप्त होता है और रंगमंच का पर्दा गिरता है। विद्यार्थियों, तो ये राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद सागरमल गोपा की एकांकी को आपने पढ़ा और आशा करता हूँ आपको ये एकांकी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को समझ लेते हैं। विद्यार्थियों, जो प्रश्न उत्तर मैंने मार्क किए हैं, प्रश्न संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उसके अतिरिक्त प्रश्न 4 अतिरिक्त प्रश्न लिखे हैं, वह सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब सबसे पहले प्रश्न संख्या 5, पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? आपने पढ़ा इस कहानी में, इस एकांकी में पुलिस अधीक्षक का नाम गुमान सिंह रावलोत था। सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता, ये कथन किसने और किसको कहा था? तो ये कथन कहा था सागरमल गोपा ने, जेलर जो कर्णीदान थे उन्हें कहा था। उसके अलावा अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? तो आपको पता ही है एकांकी का मुख्य पात्र सागरमल गोपा है। जेलर का नाम क्या था? जेलर का नाम आपको ध्यान है, कर्णीदान था। फिर लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक में से सिर्फ आपको प्रश्न संख्या 6 और 7 अपनी कॉपी में करने हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न संख्या 8 और 9 ये दोनों आपको अपनी कॉपी में करना है। पहले प्रश्न संख्या 8 समझते हैं। सागरमल गोपा को जेल में दी गई यातनाओं का वर्णन कीजिए। सागरमल गोपा को जेल में जो यातनाएं दी गई थी उसका वर्णन आपको इसमें लिखना है कि सागरमल गोपा को अत्यंत भयंकर यातनाएं दी गई थी। उन्हें जूते, थप्पड़, घूसे, लातें मारी गई थी, जूतों की ठोकरें मारी गई थी, शरीर पर डंडे मारे गए थे और उनके पैरों पर चढ़कर उन्हें कुचला गया था। उनके नाक, कान, आँख और जो शरीर के निचले अंग हैं उसमें मिर्च की लुगदी भर दी गई थी और आखिर में उसके ऊपर मिट्टी का जो तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला दिया गया था। मातृभूमि के दीवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति सागरमल गोपा ने जेलर से कही थी और इसका मतलब है कि जो मातृभूमि के दीवाने हैं यानी स्वतंत्रता से प्रेम करने वाले लोग होते हैं, वे अपनी मातृभूमि को सच्चे मन से चाहते हैं। वे किसी से डरते नहीं, किसी भी लोभ लालच के वश में वे आते नहीं हैं। वे अपनी मातृभूमि के प्रति जो प्यार, स्नेह, सम्मान के भाव है वह हमेशा कायम रखते हैं। उनको चाहे कितनी ही पीड़ा, कष्ट क्यों न प्रदान किया जाए, लेकिन वह उनके मन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। वे जीवन में अपने जीवन को खोकर भी, शरीर में कष्टों को, प्रहारों को सहन करके भी मातृभूमि के प्रति जो उनके भाव है, त्याग, बलिदान, मातृभूमि की रक्षा के भाव, उन्हें बदल नहीं सकते हैं। तो जो मातृभूमि के दीवाने होते हैं वे अपने तन का नहीं मन का जीवन जीते हैं, अर्थात उनके मन को बदला नहीं जा सकता, चाहे तन में कितनी ही उन्हें कष्ट, परेशानी, तकलीफें क्यों न दी जाएं। निबंधात्मक प्रश्न, अमर शहीद एकांकी के आधार पर सागरमल गोपा का चरित्र चित्रण कीजिए। आपने पढ़ा इस कहानी का जो मुख्य पात्र सागरमल गोपा ही है और उस आधार पर हम उसकी बता सकते हैं भी सागरमल गोपा एक बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए उन्होंने क्या प्रयत्न किए उसके बारे में हम बता सकते हैं। वे देश प्रेमी थे, अपने देश से प्रेम करने वाले थे। वे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, उसकी रक्षा के लिए वे संघर्ष कर रहे थे। साथ ही वे त्यागी थे यानी त्यागशील थे। उन्होंने अपने घर, परिवार, माता पिता, पत्नी सबको त्याग दिया था मातृभूमि की रक्षा के लिए। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, यात्राएं करते थे, लंबी लंबी यात्राएं उन्होंने की थी। वे अत्यंत निडर थे, वे किसी से डरते नहीं थे। उन्हें कितना कष्ट, तकलीफ, डराया धमकाया जा रहा था लेकिन वे डरते नहीं थे। आत्म बलिदानी, उन्होंने अपना आत्म बलिदान कर दिया था मातृभूमि की रक्षा के लिए। साहसी थे, अपनी बात को साहसपूर्वक कहते थे। अंग्रेज शासक और जो जेलर थे उनके खिलाफ भी वह साहसपूर्वक उपस्थित हुए, वो सारी बातें कही थी। वह सहनशील थे, कितने ही कष्ट उन्हें क्यों ने प्रदान किए गए, वह सहनशील थे, सभी कष्टों को उन्हें हंसते हंसते सहा था। वे स्वाभिमानी थे, यानी जेलर के द्वारा बार बार उन्हें कहा गया कि माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दो, लेकिन वह स्वाभिमान पूर्वक उनका मुकाबला करते रहे थे। लोभ और लालच से वे परे थे, लोभ और लालच की भावना से वे बहुत दूर थे। उन्हें बार बार में लोभ लालच प्रदान किया गया था लेकिन उससे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। स्पष्टवादी, वे स्पष्टवादी थे, अपनी बात को स्पष्ट वे
सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करते थे। निबंधात्मक प्रश्न संख्या 10। अमर शहीद एकांकी के आधार पर सागरमल गोपा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अभी मैंने ये जो पॉइंट्स बताए हैं, इस आधार पर हम सागरमल गोपा के बता सकते हैं। वो लघुत्रात्मक में आता है और ये निबंधात्मक में। तो विद्यार्थियों, सागरमल गोपा का चरित्र चित्रण लघुत्रात्मक या निबंधात्मक में आए तो उसके अनुसार आपको लघुत्रात्मक में आते हैं 4 पॉइंट्स देने हैं, निबंधात्मक में आते हैं तो 7-8 पॉइंट्स आपको इसके देने हैं। संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो विद्यार्थियों, व्याख्या का जो ख भाग है, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाते हैं। एक तो ये व्याख्या, एक आवाज़ कभी मरती नहीं, बांध नहीं सकता। तो दोनों में से कोई भी व्याख्या आप कर सकते हैं। पहले आप आवाज़ कभी मरती नहीं, आवाज़ कभी मरती नहीं से लेकर बांध नहीं सकता। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो आवाज़ है वो कभी मरती नहीं जेलर साहब। मेरी आवाज़ का यदि गला घोंटा गया तो वह जनता की आवाज़ बन जाएगी। जनता की आवाज़ कभी दब नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। फिर वह सोचकर कहता, फिर शहीदों की ज़िंदगी तो लुप्त गंगा की तरह होती है जेलर साहब, जो कहीं भी किसी भी धरातल को फोड़ कर बाहर निकलती है। उसे कोई जंजीर, कोई जेल, कोई दीवार, कोई परकोटा बांध नहीं सकता। तो इसमें बताया जा रहा है कि सागरमल गोपा ने जो बात कही है, बात वह अपनी जुनून से, अपनी इच्छा शक्ति से बताता है। वह जेल की काल कोठरी में बंद है, वह कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। सागरमल की जो जेलर की बातों को सुनकर सागरमल थोड़ा तो हंसते हैं। वह कहते हैं कि मेरी आवाज़ अमर है। यदि मुझे मार दिया गया, मेरी आवाज़ को दबा दिया गया, तो मेरी आवाज़ राज्य की जो आम जनता है उसकी आवाज़ बन जाएगी और आम जनता स्वतंत्रता की पुकार को फिर से उठाएगी। मेरी आवाज़ को दबाई नहीं जा सकेगी, क्योंकि आम लोगों की आवाज़ कभी मरती नहीं है। फिर वह कुछ क्षण सोच कर कहता है कि हम जो शहीद हो जाएंगे, हमारा जो बलिदान है, तो शहीदों का जीवन लुप्त हो गई गंगा नदी के समान है। नदी कहीं कहीं जैसे लुप्त हो जाती है और कहीं जब उसको मौका मिलता है तब फिर से वह ज़मीन में से, भूमि में से फूट पड़ती है। वैसे ही हमारी स्थिति, यदि आपने अभी में हमारी आवाज़ को दबा दिया गया तो कहीं से फिर ये आवाज़ उपस्थित हो जाएगी। शहीद की मृत्यु के बाद भी उसका जो मातृभूमि के प्रति त्याग, समर्पण के भाव है, वह दूर नहीं होते हैं। वह किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के रूप में फिर से जाग जाएंगे। शहीद की आवाज़ अमर अजर होती है। उसको किसी भी बंधनों से बांधा नहीं जा सकता है, जेल में कैद नहीं किया जा सकता है। कोई भी चार दीवारी, कोई भी परकोटा शहीद की जो आवाज़ है, स्वतंत्रता की जो आवाज़ है, उसे रोक नहीं सकती। वह सभी बाधाओं को, सभी बंधनों को तोड़ तोड़ कर जन आंदोलन की आवाज़ बन जाती है। व्याख्या ख, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है जेलर साहब। वह जानता है इस आम का अमृत उसे नहीं मिलेगा। वह अपने प्राण बोकर, खून पसीने से सींच कर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। स्वतंत्रता संग्राम भी इसी भावना से लड़ा जा रहा है। भगीरथ गंगा खुद के लिए नहीं लाया था। युगों युगों तक लोग उस भगीरथी से अपने तन मन की प्यास बुझाते रहेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जब उससे कहा जा रहा कि तुम अपनी जिद को छोड़कर महारावल से माफ़ी मांग लो, जेलर ने कहा भी तुम स्वतंत्रता तुम्हारी मृत्यु के बाद मिलेगी तो भी तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तब सागरमल कहते हैं कि स्वतंत्रता लड़ने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन का जो व्यक्ति होता है वह जेल, वो बगीचे के एक माली के समान होता है। जिस तरह से माली आम का बगीचा लगाता है तो वह जानता है कि इसके जो मीठे फल हैं वह उसको खाने को नहीं मिलेंगे, फिर भी वह पूरी मेहनत करके वह बगीचा लगाता है ताकि उस पर अच्छे अच्छे फल बाद में आ सकें। भगीरथ ने भी तपस्या की थी, उस वक्त से गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे। इस कार्य में भी उनके कोई स्वार्थ नहीं था। वह सिर्फ उसी वही इसका उपयोग नहीं करने वाले थे। वे जानते थे कि गंगा के जल से लोग लंबे समय तक लाभ उठाएंगे और माली और भागीरथ जिस तरह से परहितार्थ, मतलब दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं, वैसे स्वतंत्रता सेनानी भी क्या करता है, परहितार्थ, दूसरों के हित के उद्देश्य से कार्य करता है। इसी भावना से वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं। विद्यार्थियों,
प्रश्न संख्या 11 में जो 2 व्याख्या दी है उनमें दोनों व्याख्या में से कोई भी एक व्याख्या आपको अपनी कॉपी में करनी है। अतिरिक्त प्रश्न, गुमान सिंह ने सागरमल पर क्या क्या आरोप लगाए थे? विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था गुमान सिंह ने सागरमल पर आरोप लगाया और कहा, रेजिडेंट एलिंगटन को गुप्त पत्र भेजे, क्यों भेजे थे तुमने? तुमने जवाहरलाल नेहरू को, नारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री व दीवान को पत्र क्यों लिखे थे? तो इस तरह के उन्होंने आरोप उस पर लगाए थे। स्वतंत्रता सेनानी आम का बगीचा लगाता, आशय स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों, अभी हमने ये जो व्याख्या पढ़ी है 11 की ख व्याख्या, स्वतंत्रता सेनानी आम का बगीचा लगाता, तो उसी से इस प्रश्न को संबंधित करके आपको लिखना है। स्वतंत्रता सेनानी की तुलना किससे की गई है तथा क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमने इससे पूर्व क व्याख्या में पढ़ा था। तो उस व्याख्या से आप कर सकते हैं कि भाई स्वतंत्रता सेनानी की तुलना माली और भगीरथ से की गई है, दोनों परोपकार के कार्य में लगे रहते हैं। फिर लक्ष्मी नारायण रंगा का लेखक परिचय लिखना है। तो आपने जो आपकी पुस्तक में जो पाठ शुरू हो रहा है वहाँ दिया है लक्ष्मी नारायण रंगा का जीवन परिचय, उससे आपको जीवन परिचय लिखना है। तो लक्ष्मी नारायण रंगा का जन्म 4 फरवरी 1934 को बीकानेर में हुआ और डूंगर कॉलेज से इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। ये अनुवादक के रूप में कार्यरत रहे। बचपन से इनकी रुचि नाटकों की ओर रही। उसके अलावा ये नाटक लेखन, निर्देशन और अभिनय में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। ये हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में साहित्य रचनाएं करते थे। इन्होंने नाटक व एकांकी, ऐतिहासिक, सामाजिक और समसामयिक विषयों को आधार बनाकर लिखी। सन 2006 में राजस्थानी भाषा में रचित पूर्णमिंद रंग नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। फिर इनकी रचनाओं के बारे में लिख देंगे। नाटक एवं एकांकी संग्रह जैसे टूटनी नालंदाएं, रक्त बीज, तोड़ दो ये जंजीरें, कहानी संग्रह दहेज का दान, हम नहीं बचेंगे, कविता संग्रह हरिया सूटिया और बाल कहानियाँ टमरकट्टू। तो इस तरह से हम इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। धन्यवाद।